हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, एक दौर था जब जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की ही जरूरत थी। लेकिन हम बात करेंगे उस दौर की जब रोटी, कपड़ा और मकान के साथ मोबाइल के जुड़ने की शुरुआत हुई। दोस्तों, मनोरंजन, समाचार और शिक्षा के अलावा मोबाइल ने लोगों की जीवन शैली बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। 31 जुलाई 1995 दिल्ली के संचार भवन में बैठे तत्कालीन दूरसंचार मंत्री सुखराम ने कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में बैठे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को फोन लगाया। यह कोई आम कॉल नहीं थी, यह भारत में मोबाइल से मोबाइल पर हुआ पहला संवाद था। भारत में संचार क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। बाकी फिर इतिहास है। यह 24 साल पहले की बात है। आइए आज पहली कॉल से 120 करोड़ मोबाइल ग्राहकों तक के ऐतिहासिक सफर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, मोबाइल आने के पहले के क्या हालात थे, आइए उन पर भी एक दृश्य डालते हैं। 1994 में भारत में प्रति 100 व्यक्तियों पर 0.8 फोन कनेक्शन थे। इसे टेली डेंसिटी यानी घनत्व कहते हैं। जब कनेक्शन लेने के लिए लंबी लाइनें होती थी, रिश्वत का खूब बोलबाला था। सरकार ने मांग को देखते हुए और टेलीकॉम में विदेशी निवेश को आमंत्रण देते हुए पहली दूरसंचार नीति पेश की। इसमें 25% विदेशी निवेश की छूट दी गई। चूंकि भारत में उस वक्त मोबाइल टेलीफोनी तकनीक नहीं थी, इसलिए एक विदेशी कंपनी के साथ बाजार में उतरना अहम शर्त थी। मिसाल के तौर पर एयरटेल ने सिंगापुर की सिंगटेल और श्याम टेलीकॉम ने कनाडा की TIW के साथ करार किए। दोस्तों, जुलाई 1995 में टेलीकॉम की शुरुआत हुई थी, पर उससे 2 महीने पहले यानी कि 16 मार्च को पेजर सेवा भी शुरू हुई थी। जिनको पेजर की जानकारी कम है वो यह जाने कि यह एक छोटी सी डिवाइस थी जिससे एक तरफा संवाद होता था। भेजने वाले का संदेश दूसरे व्यक्ति को पेजर में लिखित रूप में प्राप्त होता था। इसे एक तरह से तुरंत मिलने वाला टेलीग्राम मान लीजिए, जहाँ पेजर एक तरफा संवाद था जो लिखित होता था, और वही मोबाइल कम्युनिकेशन 2 तरफा और आवाज के रूप में था। मोबाइल के कारण पेजर का अस्तित्व कुछ ही साल रहा। मोबाइल क्रांति के सफर को कई चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण 1995 से 2003 तक था। संचार सेवा के निजीकरण से पहले राज्यों में दूरसंचार विभाग यानी DOT देश में टेलीफोन सेवाएं प्रदान कर रहा था। सरकार ने पहले तो इसे डाक और तार P&T विभाग से अलग किया। हर राज्य और महानगर में एक टेलीकॉम सर्कल बनाया गया। कुल मिलाकर 28 सर्कल बने। पहले चरण में सरकार ने हर सर्कल में 2 सेवा प्रदाताओं यानी ऑपरेटरों को 900 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ आवंटित की। मिसाल के तौर पर दिल्ली में भारतीय एयरटेल और SR लिमिटेड की 2 सेवा प्रदाता थे। जब ये सेवाएं शुरू हुई तब इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स का रेट था 16 रुपए प्रति मिनट। इसलिए ग्राहकों को मोबाइल पर जब घंटी बजती तो लोग उसे काट कर घर या दफ्तर में रखे फिक्स्ड टेलीफोन से कॉल करते। मोबाइल ग्राहक कम थे, अतः कोई व्यक्ति मोबाइल पर बात कर रहा होता तो वह सबके आकर्षण का केंद्र बन जाता। मोबाइल उसके रसूख का पता था। कुछ लोग तो सिर्फ रौब जताने के लिए बिना कॉल आए कान पर मोबाइल रखकर बात करते देखे जाते। स्थिति तब हास्यास्पद हो जाती जब अचानक से फोन की घंटी बज उठती। कान पर फोन रखे व्यक्ति बड़े से बड़े दफ्तर या प्रतिष्ठान में बिना किसी रोक टोक और जांच के प्रवेश पा जाता था। वह टेलीकॉम का 600 कॉल था। जल्द ही वॉइस कॉल के अलावा मैसेज की सुविधा भी शुरू हुई, जिसने पेजर इंडस्ट्री को एक झटके में खत्म कर दिया। दूसरा चरण 2004 से 2007 तक था। इसी दौर में इनकमिंग सेवा फ्री हुई थी। साल 2003 में कॉलिंग पार्टी पे यानी CPP का सिद्धांत लागू हुआ, यानी मोबाइल पर इनकमिंग कॉल्स फ्री कर दी गई। यह दूरसंचार क्रांति का दूसरा दौर था। अब सुनने के पैसे नहीं देने थे। लैंडलाइन पर कॉल करने की दरें भी घटाकर 1 रुपए 20 पैसे प्रति मिनट कर दी गई। इसके चलते ग्राहकों की संख्या में हर महीने तेजी से इजाफा होने लगा। टेलीकॉम को भविष्य का सेक्टर कहा जाने लगा। जल्द ही भारत संचार नगर लिमिटेड यानी BSNL, रिलायंस इंफोकॉम और टाटा ने भी मोबाइल सेवाएं शुरू की। BSNL ने व्यापक स्तर पर नेटवर्क खड़ा किया और निजी ऑपरेटरों के मुकाबले सस्ती कॉल दरें रखी। इससे उसने कुछ ही महीनों में सबसे अधिक ग्राहक बना लिए। जहां अन्य ऑपरेटर GSM तकनीक का इस्तेमाल कर रहे थे, वहीं रिलायंस इंफोकॉम और टाटा टेली सर्विसेज ने CDMA तकनीक आधारित सेवाएं शुरू की।
दोनों कंपनियों ने ग्राहकों को सीडीएम में हैंडसेट वाले बंडल ऑफर दिए। 2003 में रिलायंस इंफोकॉम ने सबसे सस्ते कॉल रेट्स देकर बाजार को हिला कर रख दिया। इससे एयरटेल और हच यानी जो बाद में वोडाफोन हो गया जैसी स्थापित कंपनियों को जबरदस्त प्रतिस्पर्धा झेलनी पड़ी। 2005-2006 में एक समय ऐसा भी आया कि कम नेटवर्क होते हुए भी रिलायंस इंफोकॉम के पास लगभग एयरटेल जितने ही ग्राहक थे। लेकिन इससे पहले कि एयरटेल की हालत और खराब होती, अंबानी बंधुओं में विवाद हो गया और मुकेश अंबानी रिलायंस इंफोकॉम से अलग हो गए। इसके बाद रिलायंस इंफोकॉम पर वित्तीय संकट आ गया। इसके चलते रिलायंस नेटवर्क विस्तार नहीं कर पाई। एयरटेल और अन्य जीएसएम ऑपरेटरों ने देश भर में नेटवर्क खड़ा करके बाजी मार ली। हालांकि मोबाइल सेवाएं अब भी शहरों तक ही सीमित थी। मोबाइल ऑपरेटर अपनी सेवाएं जिला मुख्यालय से बढ़ाकर तहसील मुख्यालय तक ले गए, पर टेली डेंसिटी यानी घनत्व अब भी 28% ही थी। टेलीकॉम इंडस्ट्री सालाना दुगनी से भी अधिक रफ्तार से बढ़ रही थी। लाखों लाख नौकरियों के सृजन के साथ सेक्टर में निवेश भी तेजी से बढ़ रहा था। तीसरा चरण 2008 से 2012 तक था। टेलीकॉम सेक्टर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी था। सरकार अब हर तरह से उसका दोहन कर रही थी। ग्राहकों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और बाजार में अपार संभावनाएं थी। हर सर्कल में 5 ऑपरेटर हो गए थे, 3 जीएसएम और 2 सीडीएम में। इसी दौरान तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के दूर संचार मंत्री ए राजा ने 28 सर्किलों में 122 नए लाइसेंस जारी किए। इनमें पहले आओ पहले पाओ की शर्त रखी गई, यानी स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं हुई। स्पेक्ट्रम देने की शर्तों में ढील दी गई। यूनिटेक और स्वान जैसी कई ऐसी कंपनियों को भी लाइसेंस मिल गए जिन्हें टेलीकॉम का तजुर्बा तक नहीं था। ऐसी कंपनियों ने लाइसेंस मिलते ही रातों रात उन्हें दूसरे ऑपरेटरों से कई गुना ऊंची कीमत पर बेच दिया। बाद में यही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहलाया। इसके बाद हर सर्किल में 9 से लेकर 12 ऑपरेटर हो गए और भयंकर मारकाट मच गई। बाजार में तेजी और प्रतिस्पर्धा में कंपनियां सस्ते से सस्ते प्लान बेच रही थी। लाइफ टाइम इनकमिंग सेवा कुछ साल पहले ही लॉन्च हो गई थी, लिहाजा ग्राहकों की संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर की समस्याएं बढ़ती ग्राहकों की संख्या और निजीकरण का सबसे शानदार शाहकार होने की चमक दमक में छिपी रह गई। असल में टेलीकॉम नित नई बदलती तकनीक वाली इंडस्ट्री है। अन्य सेक्टर्स के बनिस्पत इसमें तकनीकी बदलाव ज्यादा तेजी से होते हैं। 3rd जनरेशन यानी 3G की सेवाएं भी इसी दौर में शुरू हुई थी। 3G टेक्नोलॉजी में डेटा ट्रांसफर की स्पीड GPRS तकनीक के मुकाबले तेज थी। चूंकि वॉइस कॉलिंग की दरें निम्नतम स्तर पर आ चुकी थी, तो कंपनियों को अब डेटा से आय की उम्मीद थी। कंपनियों ने अपने नेटवर्क को 3G पर अपग्रेड करने के लिए भारी निवेश किया था और जब तक इससे आय प्राप्त होती, सरकार ने 4G लॉन्च करने का फैसला सुना दिया और इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज इस क्षेत्र में कूद पड़ी। देखा जाए तो यह 4 साल का समय टेलीकॉम के इतिहास में अहम था। इन सालों में नेटवर्क शहरों और तहसीलों से आगे बढ़कर ग्राम पंचायतों तक गया, जिससे कई करोड़ ग्रामीण मोबाइल सेवाओं से जुड़े। इस दौरान टेलीकॉम घनत्व 28 से बढ़कर लगभग 70% हो गया। अप्रैल 2012 में एयरटेल ने 4G सेवाएं शुरू की। 3G में किए गए निवेश की लागत वसूलने से पहले ही 4G का आना टेलीकॉम सेक्टर में 2 नजरिए से देखा गया। जहां ग्राहकों के लिए ये खुशखबरी थी, वहीं कंपनियों के पसीने छूट गए। 4G तकनीक में निवेश करना उनकी मजबूरी हो गई। 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस जियो के नाम से धमाकेदार सेवाएं शुरू की। कंपनी ने तेजी से अपना नेटवर्क देश भर में बिछाकर तहलका मचा दिया। वॉइस कॉल फ्री करने के अलावा उसने डेटा भी सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया। यह अभूतपूर्व था। स्थापित ऑपरेटर भौचक्के रह गए। जियो के दबाव में आकर उन्हें भी अपनी दरें कम करनी पड़ी, जिससे कई कंपनियों में ताले लग गए। जहां पहले ग्राहक अपने मोबाइल बिल को लेकर हमेशा आतंकित रहते, वहीं जियो ने उन्हें हर फिक्र से मुक्त कर दिया। कंपनी ने जियो ब्रांड को साकार करते हुए ग्राहकों की जी भरकर डाटा इस्तेमाल करने की छूट दी। किसी सर्किल में 12 ऑपरेटर होते थे, लेकिन अब सिर्फ 4 रह गए हैं और ये हैं रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और BSNL। देश भर में लगभग 120 करोड़ ग्राहक हो गए हैं और टेलीकॉम डेंसिटी लगभग 90% हो गई है। कहते हैं टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी लेवलर यानी कि मैदान समतल करने वाली है। मोबाइल ने यकीनन लोगों को सोचने और देखने के तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन पैदा किया है। जहां मनोरंजन, समाचार और शिक्षा के विकेंद्रीकरण में मोबाइल का एक तरफा हाथ रहा है,
वहीं लोगों की लाइफस्टाइल बदलने में भी इसकी बड़ी भूमिका रही है। इंटरनेट का बूम इसके कारण ही है। भविष्य में इसमें और बदलाव होंगे। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन यानी LTE तकनीक के तहत 5G और उससे भी उन्नत संस्करण आएंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में मोबाइल कम्युनिकेशन अहम किरदार निभाएगा। इस क्षेत्र की अपनी दिक्कतें हैं, ऑपरेटरों के सामने नित नई चुनौतियां हैं और कर्मचारियों की अपनी परेशानियां भी हो सकती हैं, पर आम लोगों के लिए यह ऐसी संजीवनी है जिनके बिना अब जीवन संभव नहीं लगता। कुल मिलाकर आने वाले समय में रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल ही देश की नीति को तय करेंगे। दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।